Recording in progress. देखिए भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें होता क्या है कि एनालिसिस एनालिसिस मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई एक सॉल्ट दिया जा रहा है तो उस पर आपको कुछ एक केमिकल रिएक्शन करके एनालिसिस करना पड़ता है, यानी आपको पता लगाना पड़ता है कि वो सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है, उसमें कैटाइन कौन है और एनाइन कौन है। क्योंकि एक सॉल्ट जो रहता है वो हमेशा एक कैटाइन और एक एनाइन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उसके पता लगाने को हम कहते हैं उसका एनालिसिस करना, ठीक है, उसका एनालिसिस करना। बात समझ आई है। अब एनालिसिस भी जो रहता है ये दो टाइप का होता है, एनालिसिस भी दो टाइप का होता है, यानी ये पता करना कि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस, अब जैसे आपको सपोज करो एक सॉल्ट दे दिया, एक सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट में 2 3 4 एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये आपको पता करना है, उसकी क्वालिटी पता करनी है। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। जैसे होता है ना भाई, आप जाते हो, आपने एक दुकान से आपने कोई एक मिठाई खरीदी, दूसरी दुकान से वही मिठाई खरीदी, तो आपने कहा एक की क्वालिटी अच्छी है, एक की अच्छी नहीं है, एक में घी यूज किया गया, एक में डालडा यूज किया गया है, तो आपने कहा क्वालिटी इसकी ज्यादा अच्छी है। तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद है वो क्वालिटी बनाती है, क्या क्या मौजूद है और कितना मौजूद है वो क्वांटिटी, कितना मौजूद है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। यानी कि ये आपका कंपोजिशन बताता है, इट गिव्स कंपोजिशन। कंपोजिशन से हम क्या समझ सकते हैं, ये क्वांटिटी बताता है किसमें कितना क्या मौजूद है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर आपको ये मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ये आपने जो पता लगाया ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता लगाया। अब ये किस रेशियो में, ये 2:1 के रेशियो में, ये आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता लगाया। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस को जानने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को नहीं जानेंगे। हमें मेनली जो फोकस करना है वो करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी हम यहां पर सॉल्ट्स के बारे में पता करेंगे, किसके बारे में, हाँ। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। आप जब 11th और 12th में पहुंचोगे तो आपको कुछ प्रैक्टिकल फेस करना पड़ेगा, तो वहां पर आपका सॉल्ट एनालिसिस आएगा, ठीक है। कोई भी अननोन सॉल्ट आपको दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा ये क्या है बताइए, तो आप उसे करते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वो लोग ये करते हैं कि आपको टाइट्रेशन वगैरह देते हैं। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक तो सॉल्ट का देंगे और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको देंगे 11th-12th में, ठीक है ना। और क्वांटिटेटिव में वो आपसे टाइट्रेशन कराएंगे। टाइट्रेशन में जैसे हमने पानी के अंदर एक हमने किसी एसिड को डाल दिया या हमने बेस को डाल दिया, अब हमने बेस कितना डाला उसके अंदर, अब आपको ये पता लगा के बताना है, तो वो आप टाइट्रेशन से पता लगा के बताते हो कि हमने कितने में कितना, कितने पानी में कितना बेस डाला, ये आप बताते हो उसके रेशियो को, उसे अपन बोलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। खैर अभी अपन फोकस करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट्स पे। तो इसके लिए, इसे करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ एक कलर्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जब रिएक्शन वगैरह कराओगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे और आप कलर के बारे में जानते नहीं तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाओगे, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जो सॉल्ट होता है
वो आपका दो चीजों से मिलकर बनता है, उसमें एक कैटाइन पार्ट होता है और एक एनाइन पार्ट होता है। कैटाइन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज और एनाइन यानी कि नेगेटिवली चार्ज। तो कैटाइन और एनाइन से मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ आई है? अब कैटाइन में हो सकता कलर हो सकता है एनाइन में कलर हो। तो सॉल्ट का जो कलर आ रहा है वो कैटाइन की वजह से भी हो सकता है और वो एनाइन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट, कैटाइन और एनाइन, यानी जनरली कैटाइन में जनरली मेटल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? मेटल पार्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव में मेटल पार्ट होता है या फिर आपका अमोनियम होता है। कौन होता है? अमोनियम होता है। या तो मेटल पार्ट होता है कैटाइन में या अमोनियम होता है। और एनाइन में आपके एनाइन के रेडिकल्स हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं। एलिमेंट में जैसे आ गया Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में। रेडिकल इसे भी कहते हैं, इन्हें भी रेडिकल कहते हैं। ठीक है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेली फॉर्म में है। और मेनली जो बड़े रेडिकल के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे सल्फेट हो गया आपका, SO4-2 हो गया। ठीक है, PO4-3 हो गया, ये सब आपके बड़े रेडिकल्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इनके कलर्स के बारे में हमें जानना है। किसके बारे में जानना है? इनके कलर्स के बारे में हमें थोड़ी सी अपनी नॉलेज रखनी है। जनरल वालों के कलर्स के बारे में हमें ये जानना है। अब देखो, हमें मालूम है कि पीरियड टेबल में आपके कुछ होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? तो ये होते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। जो ग्रुप फर्स्ट होता है किसका? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सब का जो ग्रुप फर्स्ट होता है। ग्रुप सेकंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सब जो रहते हैं वो ग्रुप सेकंड में आते हैं। ठीक है, एंड 13 to 17, 13 यानी एल्यूमिनियम से जो अपन ने चालू किया है, उससे लेकर 17 यही हैलोजन तक, इन सबको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आर जनरली, ये इनका जनरली कैसा कलर होता है? ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? और मेनली जो कलर आते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। ट्रांजिशन यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, देखिए ये फर्स्ट है, यहां से आपका ये आता है सेकंड ग्रुप आता है। ठीक है, यहां पर ये बीच वाला एक पोर्शन रहता है, फिर यहां से आप आ जाते हैं, ये पूरा 17 ग्रुप तक चलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इनर्ट एलिमेंट आ जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक, या इन्हीं को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। अब ये भी नहीं कि हर ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड होगा, और ये भी जरूरी नहीं है हर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कलरलेस होगा। जनरली मैंने बोला है। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी ग्रुप 3 से 12 तक, ग्रुप 3 to 12 आर जनरली कलर्ड। तो पहले तो एक जनरल बात ये याद रख लेना, कौन से कलर्ड होते हैं और कौन से कलरलेस होते हैं। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलो। अब इनके जो कलर रहते हैं वही सॉल्ट्स की पहचान करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जनरल लिस्ट बना लेते हैं कलरलेस आइन की। कलरलेस आइंस कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव में अगर हम बात करें, किसमें बात करें? कैटाइन में अगर हम बात करें तो अमोनियम कलरलेस होता है, सोडियम कलरलेस होता है। सोडियम का आयन, सोडियम एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो ग्रेश कलर का होता है। सोडियम का जो आयन रहेगा वो कलरलेस रहेगा। पोटेशियम जो रहेगा वो कलरलेस रहेगा। कैल्शियम कलरलेस रहेगा। आप ये नहीं कहना अरे हमने तो कैल्शियम देखा है व्हाइट कलर का होता है। भाई कैल्शियम के आयन के बारे में बात हो रही है और वो कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। मैग्नीशियम जो रहेगा वो कलरलेस आयन रहेगा। एल्यूमिनियम का कलरलेस आयन रहेगा। लेड का कलरलेस आयन रहेगा। क्या चीज?
जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हो तो वह अपने आयंस और कैटाइन और एनाइन में टूटता है। बात समझ में आ रही है? और आयंस हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ही पाए जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर पाए जा रहे हैं ना, एक्वस। ठीक है, या फिर आप सॉल्ट को हीट करते हो तो वो मॉल्टन हो जाते हैं, तो वो अपने आयंस का फॉर्मेशन करते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो तब आपके ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। जिंक जो है वो कलरलेस है। तो ये सब कलरलेस है। हमें कलरलेस पर ध्यान नहीं देना है, हमें कलर्ड पर ध्यान देना है, कलर्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्यूप्रिक आयन, बताइए कैसा कलर होगा इसका? नहीं, इसका कलर होता है ब्लू। ब्लू कलर रहता है इसका। इलेक्ट्रोलिसिस में तो बहुत अच्छे से याद रखना, जो Cu+1 होता है उसका कलर होता है रेडिश। ठीक है, अब देखिए फेरस आयन। अब यहां फेरस आयन यानी Fe+2 के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? +2 के बारे में बात हो रही है। और फेरिक आयन क्या होता है? हाँ, Fe+3 होता है। दोनों के कलर में डिफरेंस होता है। Fe+2 का कलर डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन, या लाइट ग्रीन भी आप इसे कह सकते हो। लाइट ग्रीन है, मतलब बहुत डार्क ग्रीन नहीं है, पत्तों जैसा कलर नहीं है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, और Fe+3 जो रहता है ये येलोइश ब्राउन रहता है, सॉरी रेडिश ब्राउन रहता है। येलोइश ब्राउन नहीं कहेंगे इसे, हम कहेंगे ये रेडिश ब्राउन है। ठीक है, निकेल जो आयन रहता है, निकेल आयन Ni+2, इसका कलर रहता है ग्रीन। ठीक है, जबकि क्रोमियम आयन जो रहता है, हाँ Cr+3, इसका भी कलर रहता है कैसा? ग्रीन। मैंगनीज आयन, मैंगनीज आयन के बारे में अगर बात करें Mn+2, तो इसका कलर होता है पिंक। तो निकेल और क्रोमियम ये दोनों ही आपके ग्रीन कलर दे रहे हैं। और पिंक कलर का कोई सॉल्ट हो तो आप तुरंत समझ जाओगे ये किससे बना हुआ है, मैंगनीज से बना हुआ है। ठीक है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो रहता है इसका कलर पिंक होता है, इसका Mn की वजह से ये कलर रहता है। किसकी वजह से रहता है? Mn की वजह से कलर रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एनाइन में। तो एनाइन में परमैंगनेट का कलर, अब ये भी मैंने आपको बताया, परमैंगनेट में कौन मौजूद है बेटा? मैग्नीज ही तो प्रेजेंट है। MnO4-1, इसका पिंक कलर रहता है। ठीक है, और पानी में डालते हो तो ये पर्पल सॉल्यूशन बनाता है। तो पिंक या पर्पल दोनों ही आप इसे कह सकते हो। हाँ पर्पल, वैसे ये पिंक कलर का, मतलब पिंक और पर्पल वो लगभग मिलता ही जा रहा है। वहां पर डार्क पिंक जो रहता है वो पर्पल की तरफ ही जाता है। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट जो रहेगा यानी Cr2O7-2, इसका ऑरेंज कलर रहता है। ठीक है, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन के बारे में अगर हम यहां पर बात करते हैं CrO4-2, इसका येलोइश कलर रहता है। ठीक है, और जनरली अगर बात करी जाए Cl- कलरलेस है। ठीक है, SO4-2 कलरलेस है। ठीक है, CO3-2 कलरलेस है। NO3-1 कलरलेस है। SCO3-1 यानी बाइकार्बोनेट कलरलेस है। S-2 कलरलेस है। Br- कलरलेस है। CH3CO- यानी एसीटेट आयन कलरलेस है। ये सब आपके कलरलेस एनाइंस होते हैं। हाँ? Cl2 गैस का पैरेट ग्रीन कलर है। Cl2 गैस का, Cl2 गैस का कलर होता है पैरेट ग्रीन। और मैं यहां बात कर रहा हूं Cl- आयन की। ठीक है, अरे तुम सोचो ना, नमक लिया NaCl पानी में डाला,
क्या ग्रीन कलर आ जाता, येलो कलर आ जाता क्या? तो उसके अंदर Cl नेगेटिव है। ठीक है, गैसेस के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ रेडिकल्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? रेडिकल्स के बारे में बात हो रही है। तो क्या इतने कलर ये याद रहेंगे? क्यूप्रिक आयन का कलर Cu+2, ठीक है। ब्लू होता है फेरस आयन, डर्टी ग्रीन, फेरिक आयन येलोइश रेडिश ब्राउन, निकल आयन ग्रीन कलर, क्रोमियम आयन और मैग्नीशियम, क्रोमियम आयन ग्रीन कलर, मैग्नीज आयन पिंक कलर, परमैंगनेट पिंक या पर्पल, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर, क्रोमेट येलोइश कलर। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम एक मेटल कैटायन लेते हैं, क्या करते हैं, हमने एक मेटल कैटायन को लिया, देखिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने बोल दिया पोटेशियम परमैंगनेट, बताइए कैसा कलर होगा? हाँ, तो पोटेशियम तो देखो कलरलेस है, पोटेशियम कैसा है? कलरलेस है, ठीक है। और परमैंगनेट में कैसा कलर है? पिंक या पर्पल। तो ये सॉल्ट आपका क्या देगा? जैसे इसे पानी में डालोगे तो क्या कलर दे देगा? पिंक या पर्पल कलर दे देगा। या इस सॉल्ट का कलर परमैंगनेट की वजह से होगा। तो कलरलेस की वजह से ये नहीं कहते ना कि कलरलेस वाला डोमिनेट करेगा। हाँ, क्या आ गया? ऐसा कोई सॉल्ट बनेगा नहीं। हाँ, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरेटिकली कलर दे देना, दोनों को मिला के कौन सा कलर बनेगा? ठीक है, समझ में आ गई बात? वही मैं कह दूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा कलर होगा? ऑरेंज। पोटेशियम क्रोमेट येलोइश कलर हो जाएगा। बनी बात? अब देखिए, बेसिकली अब एक प्रिंसिपल यहां पर बहुत अच्छा काम करता है। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल ये है कि हमें हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मालूम है। हाइड्रोक्साइड्स कैसे सॉल्युबल होते हैं? तो मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल है। तो मेनली ये हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। अब समझना, ट्रिक समझना बहुत अच्छे से। ये सॉल्युबल हैं और बाकी सभी के क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सभी के इनसॉल्युबल है। अब आपने क्या किया? अब आपने एक सॉल्ट लिया और सॉल्ट को पानी में डाला, वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। आपने एक सॉल्ट लिया, ठीक है, और उसे आपने किस में डाला? वाटर में डाला। अब आपको क्या नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है कि ये सॉल्ट कौन सा है। आपको नहीं मालूम है ये सॉल्ट कौन सा है, आपको नहीं मालूम। आपने इसे पानी में डाला तो ये क्या करेगा? इसका कैटायन अलग हो जाएगा और इसका एनाइन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब अगर इसके कैटायन को किसी भी तरीके से, ये जो कैटायन है, इस कैटायन के साथ में किसी भी तरीके से हाइड्रोक्साइड लगा दी जाए, तो ये तुरंत किसका फॉर्मेशन कर लेगा? प्रेसिपिटेट का, पीपीटी। इंसॉल्युबल हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया? ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर, ठीक है, क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं। इसे एक साथ लिख दें, ठीक है, इनसॉल्युबल होती हैं। तो ये क्या बनाएगा? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। और एक बार आपको पीपीटी यहां पर मिल गया तो आप उसके कलर को देखकर क्या ये नहीं बता पाओगे वो कौन सा सॉल्ट है? नहीं बता पाओगे। अब जैसे हमने ये ले लिया, अब आपको नहीं मालूम सॉल्ट में क्या है, और आपका ये पीपीटी बना, और ये पीपीटी आपका आ गया रेडिश ब्राउन कलर का, तो आप तुरंत क्या बता दोगे?
तो इसमें क्या बता दोगे कौन सा कैटायन है? देखो कैटायन में रेडिश ब्राउन किसका है? Fe+3 का है। अभी मैं नेगेटिव वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और अगर ब्लू कलर का आ जाएगा तो वो क्या होगा? बनी बात है, कॉपर मौजूद है। और कॉपर कौन सी फॉर्म में? Cu+2 फॉर्म में, यानी क्यूप्रिक फॉर्म में, ठीक है। और वहीं अगर डर्टी ग्रीन कलर का आ गया तो आप या कहोगे आयरन ही है, लेकिन फेरस फॉर्म में, Fe+2 फॉर्म में। +1 में होता है मेरे भाई। वो ऐसे नहीं बनता, वो नॉर्मली बनता है। ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? Cu+1। Cu+1 नॉर्मली ऐसे ही नहीं बनता भाई, ज्यादा स्टेबल स्टेट +2 होती है, तो +2 वाले ही ये बनाता है। Cu+1 बनता है, आप 11th-12th में सीखोगे, जब आप फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करते हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करते हो, तो वहां Cu+1 आपको मिलता है, जो रेड पीपीटी देता है। समझ में आई है बात? ठीक है, तो मेन ये चीज समझ में आई है, यानी ये वाली हाइड्रोक्साइड कैसी है? सॉल्युबल है। और बाकी आपकी क्या है? ये सॉल्युबल है। और बाकी आपकी क्या है? तो यहां मेन फंडा हाइड्रोक्साइड बनाने का है। अब ये हाइड्रोक्साइड कहां से आएगी? इसे कहां से लेकर आओगे? तो इसके लिए भी देखो, ये किसी ना किसी पॉजिटिव के साथ में तो लगी होगी ना। ये हाइड्रोक्साइड भी तो किसी ना किसी पॉजिटिव के साथ में लगी होगी। तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि जो पानी में सॉल्युबल हो। हमें ऐसा हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा जो पानी में सॉल्युबल हो। जब वो पानी में जाएगा तब जाकर ये टूटेगा, क्योंकि आइंस तो पानी के अंदर ही बनते हैं भाई। आइंस पानी के अंदर बनते हैं, नहीं आई समझ में? तो जब आइंस पानी के अंदर बन जाएंगे और फिर इस OH को आप इस कैटाइन के साथ में लगाओगे, तब आपका ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। तब ये किसका फॉर्मेशन करेगा? पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रही है बात? कंफ्यूज हो? देखो भाई, फिर से समझ लो। हमने ये कहा आपको ये सॉल्ट के अंदर एक कैटाइन था, ठीक है। मैं चाहूं तो रिएक्शन से भी दिखा सकता हूं, पर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी अभी थोड़ी देर में रिएक्शन से भी दिखाऊंगा। कैटाइन था, हमने इसे पानी में डाला। जरूरी ये है कि ये वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, और अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो किसी एसिड में डालकर आप इसे सॉल्युबल बना लो। कुल मिलाकर उसका आयन बनना चाहिए। अब हमें ढूंढना किसे है? हमें ये पता करना है ये मेटल कौन सा है। हमें ये पता करना है कि ये मेटल कौन सा मेटल है। तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें हाइड्रोक्साइड चाहिए, आयन। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन कहां से लाओगे? तो आयंस तो कभी भी हमेशा कहां मिलते हैं? सॉल्यूशन के अंदर ही मिलते हैं। तो बाहर से कोई चीज तो लोगे। तो बाहर से आप क्या लोगे? आप बाहर से एक हाइड्रोक्साइड लोगे, और ऐसी हाइड्रोक्साइड लोगे जो पानी में सॉल्युबल हो। और जो हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कली। और वो एल्कली कौन है? ये हैं, ये 4 हैं। इसमें भी कैल्शियम को नहीं कहते हो आप, मेनली इन्हें कहते हो NaOH KOH। और NH4OH भी कैसी होती है? वीक होती है। बात समझ में आ रही है? आपने इस एल्कली को लिया, आपने जैसे इसे पानी में डाला तो ये अपना मेटल अलग दे देगा और हाइड्रोक्साइड अलग दे देगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। अब इसकी हाइड्रोक्साइड ये जाकर इसके मेटल के साथ में मिल जाएगी, और बनी बात है इसका क्या बना देगी? पीपीटी बना देगी, है ना। और इसका पीपीटी इसने बना दिया, तो इसके कलर को देखकर आपने तुरंत बता दिया। क्या बता दिया? कि भैया ये वाला मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मेनली जिस भी सॉल्ट को आपको चेक करना है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? यहां देखिए, एल्कली के साथ में। किसके साथ में? तब जाकर आपको पीपीटी मिलता है, और उस पीपीटी का कलर फिर आप देखकर बताते हो कि हाँ भाई इसके अंदर कौन मौजूद है। तो मेन थ्योरी समझ में आ गई अपन को किस पर काम करना है? समझ में आ गया? चलिए, तो अब बस हम यहीं पर इसे, इस चैप्टर में बेसिकली यहां पर 2 पार्ट में हम इसे तोड़ते हैं। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपको ये सीधा सीधा बताऊं, एक तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में तोड़ेंगे और दूसरा हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तोड़ेंगे। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तोड़ेंगे और दूसरा
सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लगभग रिएक्शन सेम रहती हैं, इसलिए इन्हें एक ही कैटेगरी में रखा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो पहली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कर सकते हो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इजीली मिलता है लैब में, बेंच रिएजेंट होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इजीली नहीं मिलता है लैब में, एक को बेंच रिएजेंट बनाना पड़ता है। मतलब बेंच रिएजेंट उससे कहते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, वो आपको वहां मिलते हैं। तो एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि उसमें Na+ और OH नेगेटिव अलग अलग हो जाएं। उसी OH नेगेटिव को तो हमें इस मेटल के ऊपर अटैक कराना है, सॉल्ट के ऊपर, सॉल्ट के मेटल के ऊपर अटैक कराना है। तो एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन सर्टेन मेटलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। कुछ एक मेटल के सॉल्ट हैं, मेटलिक सॉल्ट हैं, उनका भी सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन क्यों लिया? क्योंकि उनके भी मेटल को क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मेटल को आयन बनकर रहना चाहिए, तभी तो इसकी हाइड्रोक्साइड लग पाएगी। तो इसका मतलब ये सारे सॉल्ट को हमारा कैसा होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। तो उनके ऊपर अपन ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम, कॉमन नेम, कास्टिक सोडा, याद रखना। तो एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऑन सर्टेन मेटलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं हमने लिया भैया, देखिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं एक्शन, हमने लिया कैल्शियम नाइट्रेट। क्या लिया हमने? कैल्शियम सॉल्ट लिया, कुल मिलाकर कैल्शियम सॉल्ट दिया। अब कैल्शियम सॉल्ट हमें कैसा लेना पड़ेगा, कैसा लेना पड़ेगा बेटा? जितने भी सॉल्ट लोगे ये सब वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वाटर सॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल अगर होते हैं तो मालूम है उन्हें HCl या HNO3 के साथ में रिएक्शन करा के उनका हमें यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन OS बनाना पड़ता है। वो 11th-12th में पढ़ो। तो अभी तो आपके लिए वाटर सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल में कैल्शियम का हम कौन सा बना लें? तो देखो बेटा, आप चाहे कैल्शियम क्लोराइड बना सकते हो। ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर, लेड एंड मरकरी। सॉल्युबिलिटी चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, सॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल है। या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो उसका नाइट्रेट सॉल्ट ले लो भैया। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। तो नाइट्रेट या नाइट्राइट ले लो या कैल्शियम क्लोराइड ले लो। ठीक है, Recording in progress. तो कैल्शियम सॉल्ट ले लें हम। कौन सा कैल्शियम सॉल्ट ले लें? तो हम कैल्शियम सॉल्ट यहां पर ले लें कोई भी जो वाटर सॉल्युबल हो। तो कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, CaNO3 का होल ट्वाइस। और देखो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें OH चाहिए। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी OH दे सकते हैं। ठीक है, उसे भी अपन बाद में देखेंगे। अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन रहा है? NaNO3। अब NaNO3 तो देखो सॉल्युबल है कि नहीं है? एक तो सोडियम का है, दूसरा नाइट्रेट का है, तो ये तो सॉल्युबल है ही है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? PPT। ठीक है, ब्लू नहीं मिलेगा, कैल्शियम है मेरे लाल, कॉपर नहीं है ये। हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल होती है, लेकिन कैसी? स्लाइटली। तो स्लाइटली सॉल्युबल है, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो PPT मिलेगा ही मिलेगा आपको, कि नहीं मिलेगा? और यहाँ PPT किस कलर का मिलेगा आपको? बेटा कलरलेस PPT कभी भी नहीं होता है। PPT का कुछ ना कुछ तो कलर होगा जब वो सॉलिड बन रहा है तो। इसीलिए मैंने आइंस को कलरलेस कहा है।
लेकिन प्रेसिपिटेट को कलरलेस नहीं कहा है। कैल्शियम का यहां पर आप देख रहे हो ये कलरलेस है आयन, पर पीपीटी जो रहेगा उसे व्हाइट कलर बोलोगे आप। जिसका कोई कलर नहीं है वो व्हाइट कलर का होता है मेरे भाई, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है। हाँ, कलरलेस मतलब व्हाइट ही हो गया ना। आयन कलरलेस है और ये क्या बना, व्हाइट पीपीटी। शक्कर का कलर कैसा होता है? अब उसे आपने पानी में डाला, पानी में घुल गई, अब पानी में कोई कलर आया, पानी व्हाइट कलर का होता? पानी व्हाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो कलरलेस हो गया ना। तुम्हारी शक्ल देखेंगे तो ऐसी दिखेगी ना, मैं ब्लू कलर की शक्ल तो दिखेगी नहीं पानी में से देखेंगे तो। अगर एक कांच के गिलास में पानी डाला हमने और तुम्हारी शक्ल देखी तो क्या येलो दिखेगी, ब्लू दिखेगी, रेड दिखेगी? नहीं दिखेगी ना, तो वो कलरलेस है ना। तो आइंस क्या हो गए, कलरलेस। पर सॉलिड बनेगा तो सॉलिड तो कलरलेस नहीं बन सकता, कलरलेस तो कांच ही हो सकता है भाई। तो वहां कोई ना कोई कलर आएगा, तो वो कौन सा कलर आएगा, व्हाइट कलर आएगा। कैसा आएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए अब बाकी अपन कल देखेंगे।